तो आज हमारी जो बात होगी वो रिवीजन के ऊपर बात होगी। हमने अपनी पिछली तमाम क्लासेस में एसीसी के तमाम सिलेबस के बारे में बात कर ली थी, जिसमें हमने तकरीबन तकरीबन जो है ना पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है। तो उस हवाले से मैंने यहाँ पे जो है ना टोटल जो है ना 26 पॉइंट लिखे हैं, लिस्ट आउट किए हैं, जो कि मेजर टॉपिक्स हैं आपके, जो कि आपने कवर करने हैं। तो आगे हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से होगी कि हम जो है ना रिविजन्स के ऊपर मोर फोकस करेंगे। मोर फोकस होगा हमारी प्रैक्टिस के ऊपर। हम पास्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जामिनर की सोच क्या है, वो किस तरीके से अपनी जजमेंट कर रहा होता है और किस तरीके के क्वेश्चन बना रहा होता है। एसीसी का कोई भी आप पेपर उठा लो तो एसीसी के किसी भी पेपर में एग्जामिनर आपके इन डेप्थ नॉलेज के ऊपर जाता है। हमेशा वो ये एनालाइज करता है कि क्या बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है। वो सिर्फ प्रोसेस फ्लो के ऊपर काम नहीं करता। जैसा कि ये हम सिंगल एंड मल्टीपल सीवीपी एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि ये जो है ना क्या होते हैं और किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या था सिंगल एंड मल्टीपल में। ठीक है ना। सिंगल सीवीपी एनालिसिस में आपके पास हमने बात की थी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि आपके पास फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपके पास होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है ना। तो आपके पास एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। और जब बात होती है आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास होती है इन यूनिट्स। ठीक है ना। इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, वो आपके पास होती है बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट। जबकि आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेजेस की मैं अगर बात करूं तो हमने ये देखा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज हमारे पास निकलती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, और डिवाइड होती है आपके पास बजटेड सेल से, और मल्टीप्लाई होती है आपके पास 100 के साथ। तो आपके पास 1% निकल आती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। इसी तरीके से हमने मल्टीपल सीबीपी एनालिसिस के बारे में बात की थी, जिसमें हमारे पास थे सिर्फ एक ही डिफरेंस था, और वो था कि हमारे पास वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालना था हमने। ठीक है ना। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, जहाँ जहाँ के ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन था वहाँ पे आपने वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन जो है ना वो फाइंड कर लेना था। ठीक है ना। वहाँ ये जिस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट में आपके पास कंट्रीब्यूशन निकालना था, वहाँ पे मल्टीपल सीवीपी एनालिसिस में आप सिंगल कंट्रीब्यूशन की बजाय मल्टीपल कंट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हम जो ब्रेक इवन पॉइंट में कंट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे वो वही वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी हमारे पास जो भी कंट्रीब्यूशन इस्तेमाल होगा वो हमारे पास ब्रेक इवन वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन इस्तेमाल होगा। तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन होता है आपके पास वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आपके पास होता है टोटल कंट्रीब्यूशन इन मिक्स। ठीक है। कंट्रीब्यूशन इन मिक्स डिवाइडेड बाय टोटल मिक्स। ठीक है। मिक्स से क्या मुराद है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना। तो मल्टीपल आपके वो सॉरी लिमिटिंग फैक्टर्स कह रहा हूँ, दो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो दो प्रोडक्ट्स की बुनियाद के ऊपर आप मल्टीपल सीवीपी एनालिसिस को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो दो प्रोडक्ट्स में आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन जो भी आपके प्रोडक्ट्स का आ रहा है उसको डिवाइड करते हैं टोटल उनकी जो मिक्स है। इसी ये आपके पास सिंगल यूनिट्स के ऊपर है। अगर सॉरी सिंगल कंट्रीब्यूशन है, अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो जिस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारे पास आएगी कि टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। ठीक है ना। तो आपने ये ध्यान रखना था कि हमारे पास जो टोटल अगर हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास कंट्रीब्यूशन एक यूनिट की मालूम कर रहे हैं, तो मिक्स से भी डिवाइड एक एक यूनिट से होगा, उनके यूनिट से होगा। अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे हैं इस हिसाब से कि आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन है जितने भी आपने सेल्स यूनिट किए हैं, तो उस हिसाब से आपने
डिवाइड भी उसको टोटल रेवेन्यू के साथ करना था। तो ये तमाम डिस्कशन हमने डिटेल में कर ली थी। अभी मैंने सिर्फ एक रिवाइज के तौर पर ये एक खाका आपके सामने बना दिया है थोड़ा सा, ताकि आपके जहन में आ जाए। तो हम इसी की बुनियाद के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है ना हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने बात की हुई है कि हमारे पास हेल्थ एंड नेट्स कंपनी का एक क्वेश्चन है जो कि आपके पास सितंबर और दिसंबर 2020 में आपके पास एग्जामिन हुआ था। अब हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से होगी, जो भी हमारे पास अभी 25 दिन बाकी हैं इसमें हमने इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। द रीजन इज कि हम अब एग्जामिनर को देखेंगे कि वो किस तरीके से आपके नॉलेज को चैलेंज कर रहा होता है। जिस तरीके से मैंने पहले कहा हुआ था कि सिर्फ चंद चीजें होती हैं जो कि आप पढ़ते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना, उसको आराम से देखना, उसको समझना, ये बहुत जरूरी होता है। द फर्स्ट थिंग इज, जिस तरीके से मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सबसे पहले आपने जाके उसकी रिक्वायरमेंट को जाके समझना है कि रिक्वायरमेंट में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट में आपको पास दिया हुआ है कि कैलकुलेट बोथ द नंबर ऑफ कस्टमर्स हेल्थ नेट्स नीड्स टू ब्रेक इवन एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज फॉर द मंथ ऑफ जून। अच्छा, इस तरीके की क्वेश्चन करते वक्त आपके पास एक हाईलाइटर मौजूद होगा जिसमें आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाइड करते जाएं। जिस तरीके से वो कह रहा है कि कस्टमर्स आपने बताने हैं, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट बताना है आपने, ठीक है ना, ईच कस्टमर्स का, ठीक है ना, किस हिसाब से आपने बताना है ब्रेक इवन पॉइंट। आपने इस तरीके से बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट बताना है, सॉरी, और आपने उसके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बात करनी है, ठीक है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। और फिर आपने ये भी बताना है कि परसेंटेज फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है ना, जून के महीने के लिए आपने उसकी ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मालूम करना है, जिम का भी और कैफे का भी, ठीक है। 3 मार्क्स का है। फिर आपने एक्सप्लेन भी करना है what each of your calculations in A tells health nets about the performance of the gym and cafe। तो एक चीज आप अपने जहन में पहले से एक ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट कर दें कि ओके ठीक है, मैंने ब्रेक इवन पॉइंट बताना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बतानी है, जिम की भी कैफे की भी, तो और उसको एक्सप्लेन भी करना है। सो अब यहाँ से आप एक थोड़ा सा, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि खाका बना लें आप, तो आप मैं आपके जहन में आएगा कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, ब्रेक इवन पॉइंट किस तरीके से होता है हमारे पास। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपके पास कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है और फिर दूसरा आपके पास चाहिए होता है, आपके पास फिक्स कॉस्ट आपको चाहिए होती है, तब आपके पास आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना। आपने जिम का भी बताना है, इस तरीके से आपने कैफे का भी बताना है, ठीक है ना, और कैफे का भी बताना है, ठीक है ना। इससे आप ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखें किस तरीके से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हम जो है ना जिम और कैफे का ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करेंगे। आइए जाके पढ़ते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। मैंने आपको कहा कि ये जो सिनेरियो है ना, आपने इसको केयरफुली रीड करना है, एक एक चीज को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। कोई एक चीज आपकी 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 अंडरस्टैंडिंग से स्लिप हुई तो यूं समझ लें कि आप पूरे क्वेश्चन से आउट हो जाएंगे। सीक्वेंस आपको समझ में नहीं आएगा और बाद में आप बड़ा परेशान हो जाएंगे कि क्या हुआ है। अभी तक हमारी जितनी भी जर्नी रही है उसमें हमने वो सब कुछ पढ़ लिया है। अभी मुझे यकीन है आप सब लोगों के ऊपर कि आपने वही सब कुछ कर लिया है जो कि आपको आता है, ठीक है ना, जो आपको आना चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने अभी छोड़ी हुई है। मसला ये होगा कि क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। इसमें आपने कोई क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल नहीं करनी, सिंपल लॉजिक है आपके पास कि आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और उसको अप्लाई कर देना है अपने नॉलेज के साथ। अगर आपका नॉलेज अप टू डेट है, जिस तरीके से आपने पूरी क्लासेस में माशाल्लाह सबने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उस हिसाब से जो है ना इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप इंशाल्लाह ताला जब आपका एग्जाम होगा 6 सितंबर को, तो आप तब भी एक अच्छा परफॉर्म करेंगे इसमें, क्योंकि द थिंग इज दैट यू हैव वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। अब देखें सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हमने सिर्फ कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट को फाइंड करना है। देखें वो किस तरीके से आपके नॉलेज को चैलेंज कर रहा होगा। हेल्थ नेट्स इज अ फिटनेस सेंटर ऑफरिंग पे एज यू
as you go gym facilities, it has a fully fitted gym with the capacity to accommodate 200 users at once. It also has 10 cars parking spaces and on-site cafe, both of which are only for customers using the gym. The fitness center has shower facilities for customers, and Health Nuts provides all customers with a clean towel for use and on entry. It has opens 360 days a year एंड 7 to 9 ओके। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब जो भी आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसको हाईलाइट कर लें। फॉर एग्जांपल ये 200 अकोमोडेट करता है उसको, सबसे पहले नंबर्स को तो हाईलाइट करते ही जाएं, ये अच्छी बात है क्योंकि नंबर्स ही हमारे पास जा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस पैरे से हमें यह समझ में आया कि हमारे पास 200 यूजर्स को अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास जिम मौजूद होती है। इसमें 100 कारें पार्किंग की, इसमें 100 कारों की पार्किंग स्पेस भी है हमारे पास, ठीक है ना, कैफे में। और 360 डेज ओपन रहता है हमारा जो हमारी जो कंपनी कैफे है, ठीक है ना। इसमें 7 AM to 9 PM हमारे पास फिटनेस सेंटर खुला रहता है, ठीक है। अब आए नीचे देखें क्या है इसमें। कस्टमर पेज 8.40 फॉर एक्सेस टू द जिम। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगी। देखिए अब वो इंफॉर्मेशन इस तरह से आपको जाके दे रहा है, ठीक है ना। अब आपने केयरफुली रीड करना है और देखना है किस तरह मैं इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इसको फाइंड कर सकता हूँ। अब वो यहाँ के ऊपर आपके नॉलेज को चैलेंज करेगा, ठीक है ना। अब नॉलेज को चैलेंज करने का मकसद क्या है कि क्या आपने सही तरीके से अंडरस्टैंड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अब देखिए वहां पे कुछ सेलिंग प्राइस नहीं बताया हुआ, सिर्फ बता रहे कस्टमर पेज 8.40 फॉर एक्सेस टू द जिम। ओके, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है फॉर 1 आवर प्लस अनलिमिटेड टाइम इन कैफे। If customers want to use the car park, they have to pay an additional $1 visit, and 80% of the visiting customers use the पार कार्ड, द कार पार्क, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखिए अगर गौर से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें एक और रेवेन्यू दिया हुआ है कार पार्किंग के हवाले से। एक तो हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है, सॉरी नीचे आ जाए, देखिए एक आपके पास है जो कस्टमर आपका जिम कर रहा है, ठीक है ना, सेल्स सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। देखिए आपके पास एक तो ये है कि कस्टमर आपको 8.40 दे रहा है किस चीज का, जिम आने के लिए, ठीक है ना। और $1 एडिशनल दे रहा है कि जब वो कार पार्किंग करेगा तो उस हिसाब से। और ये जो $1 आपको दे रहा है तो वो 80% आपके पास जो है ना वो कस्टमर उसको अवेल करते हैं। तो इस हिसाब से 1 × 80 अगर मैं निकालूं तो मेरे पास उसका रेवेन्यू आ जाएगा ना 0.8, क्योंकि हमारे पास एक कस्टमर $1 देता है हमारे पास, तो 80% हमारे पास कस्टमर विजिट कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एक अगर हमारे पास कस्टमर आए तो वो हमें इतना देगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी उसको। देखिए सिंपल सिंपल छोटी सी ट्रिक्स हैं, अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ के ऊपर आपको नॉलेज को चैलेंज कर रहा है कि वो किस तरीके से बच्चा सोचता है। यहाँ के ऊपर बच्चा अगर थोड़ा सा पैनिक हो जाता है तो इस सिचुएशन से दूर होना है, अपने पैनिक तो होना ही नहीं है, ठीक है ना। अपने रीड करना है क्योंकि आपने जो कुछ पढ़ा हुआ था, जो समझा हुआ था, वो आपके लिए इनफ है। द चैलेंज इज टू एक्सेप्ट द चैलेंज और आगे पहुंच जाए, ठीक है ना। सोचते जाएं, उसको हल करते जाएं, और जो भी एग्जामिनर आपको चैलेंज करता है एक एक करके उसके चैलेंज को तोड़ते जाएं। चलें आगे चलते हैं। Health Nuts has been monitoring the number of customers attending throughout each day for the month of June, which was considered to be an average month. ठीक है, जून के बारे में कह रहा है वो, and for which Health Nuts was open for 30 days. ठीक है ना, 30 days वो open रहता है। It has determined that the average number of customers per day is 330, with 40 of these customers attending during the time of 9 AM to 5 PM, ठीक है ना। वो कह रहा है कि 330 टोटल आपके पास कस्टमर हैं, जून में आते हैं, ठीक है, पर डे आते हैं, ठीक है ना। आपने जून के मंथ का बताना है, ठीक है ना, जिस तरीके से इधर भी लिखा हुआ है जून के मंथ का बताना है, तो वो आपको पर डे दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको ही मल्टीप्लाई टोटल आप कस्टमर्स फाइंड कर लें, ये भी गलती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये गलती कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझ नहीं रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन सही तरीके से समझ आ गया, उसको सही तरीके से आपने ड्राफ्ट कर लिया और अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया उस इंफॉर्मेशन को, तो यूं समझ लेंगे यू आर द हाफ अवे देयर, आपने आधा क्वेश्चन हल कर लिया है। अगली मंजिल आपको 20 में से 18 से 16 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता।
अगर आपने थोड़ी सी टेक्निकल गलती की भी हो तो, वरना 20 के 20 आप ले सकते हैं, इतना पोटेंशियल आपके पास है। ठीक है ना। तो चलें देखते हैं क्या आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारे पास। विद 40 ऑफ दीज कस्टमर्स अटेंडिंग ड्यूरिंग द 9 to 5 PM। ठीक है ना, 9 to 5 PM में आपके पास 40 कस्टमर्स हैं। देखिए ये भी आपको बड़ी बड़ी बारीकी बीनी से आपको दी हुई है, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको। लेकिन आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मंजिल के ऊपर फोकस करना है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए चल जाना है। चलें देखते हैं आगे क्या हुआ दिया। हमें फिक्स कॉस्ट पर मंथ दी हुई है और वेरिएबल कॉस्ट पर कस्टमर भी दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे दी हुई है पर कस्टमर के हिसाब से। ठीक है ना, तो हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है ना, उस हिसाब से आए देखें। सेलिंग प्राइस हमारे पास दी हुई है इतनी, और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है पर कस्टमर के हिसाब से कितनी है, जिम के हिसाब से 1.2। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, मैं ये सॉरी ये परसेंटेज आ गया, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, $8 हमारे पास आ गई। ठीक है, ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। तो अब हमने फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है तो हम जिम का यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट भी। ठीक है ना, जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है 48,000, और यूं हमारे पास फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे नहीं, नीचे कर लेते हैं, 48,000 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास 6,000 का ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। देखिए हमने अभी तक पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है और हमारे पास तकरीबन जिम का ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास आ गया है। अभी कैफे के बारे में पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन कि उसमें क्या दिया हुआ है हमें। ठीक है ना, अब देखिए नीचे कैफे के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना, द टोटल कॉस्ट फॉर द फिटनेस सेंटर फॉर जून एक्सक्लूडिंग द कैफे हैव आल्सो बीन रिकॉर्डेड एंड एनालाइज्ड एज फॉलोज। ठीक है ना, फिक्स कॉस्ट पर मंथ आपको दी हुई है, सॉरी ये तो आपके पास फिटनेस सेंटर की दी हुई है ना, हमने यहाँ से पढ़ना है। ऑन एवरेज हाफ ऑफ द कस्टमर आल्सो प्रोवाइड द कैफे इन जून। हाफ ऑफ द कस्टमर, ठीक है ना, आपको देते हैं कैफे यूज करने के लिए विद एन एवरेज स्पेंड 2.20। एवरेज स्पेंड 2.20 मीन सेलिंग प्राइस आपके पास 2.20 दी हुई है। ऑफ दिस 60% रिलेटेड टू द ड्रिंक्स विच हैव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 60%, and the remainder related to food items which have a profit margin of 40%. The specific fixed cost associated with running the cafe are $3,600 for the month। फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है, इसके साथ आपको प्रॉफिट मार्जिन के तहत आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये जो क्वेश्चन आते हैं ना इस तरीके के, तो वो आपके नॉलेज को चैलेंज कर रहा है। देखिए कि वो आपको किस तरह, वो आपको प्रॉफिट मार्जिन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपको टेस्ट कर रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन जो कि हमने पिछली क्लास में M2 में, MA2 में, MA1 में और F2 में पढ़ा हुआ था, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी वो टेस्ट कर रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और जब हमें प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना आ जाएगा तो हम उसी तरीके से अपनी कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन करके वो आपको नॉलेज की चैलेंज कर रहा है, तो एक्सेप्ट इट और सोचें कि किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2.20 दी हुई है। देखें सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है 2.20 की आपके पास सेलिंग प्राइस दी हुई है, लेकिन आपको वो नहीं दिया हुआ, आपके पास जो वो है कॉस्ट है ना वो नहीं दी हुई। वो कह रहा है कि इन इनमें से जो 2.20 है ना, वो आपके पास दो जो है ना वो हैं इसके क्या कहते हैं उसको, कौन से, अच्छा तो हमें जो है ना उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ था। ठीक है ना, अब सेलिंग प्राइस दी हुई थी तो उस हिसाब से हमने जो है ना इसकी जो कॉस्ट थी ना वो फाइंड करनी थी। अभी देखें केयरफुली, आप इसको रीड करें तो आपको बता रहा है आप दिस स्पेंड 60% रिलेटेड टू द drinks which have a profit margin of 60% and a remainder related to the food items which have a profit margin of 40%। The specific fixed cost related to the कैफे इज 3,600। ठीक है, तो आपको ये बता रहा है कि इसमें 60% स्पेंड रिलेटेड टू ड्रिंक्स है और जिसका प्रॉफिट पर मार्जिन जो है 60% है। तो आप इस तरीके से देखें कि आपके पास एक तो आपके पास ड्रिंक्स हैं,
ठीक है ना। दूसरे आपके पास क्या है, फूड है। तो इस तरीके का क्वेश्चन को आप सिंपली राइट डाउन कर दें कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास थी, फूड और ड्रिंक क्या है। उस वो इसमें ये कह रहा है कि 2.2 जो है ना हमारे पास, जो जो हमारे पास है उसका 60% आपके पास प्रॉफिट मार्जिन है। तो मल्टीप्लाइड में 0.6 करूंगा तो इसकी मुझे सेलिंग प्राइस आ जाएगी ना। और इसी तरीके से जब इसको मैं मल्टीप्लाइड करूंगा 0.4 के साथ तो मेरे पास इसका भी प्रॉफिट आ जाएगा, फूड का भी। ये भी देखें तो आप, हमें ये यहाँ पे दिया हुआ है कि 40% रिलेटेड टू दिस, ठीक है ना। फूड आइटम्स के तहत हमें 40% प्रॉफिट मार्जिन है। साथ में हमें ये भी इंफॉर्मेशन दी हुई कि आप दिस स्पेंड 60%, और स्पेंड भी करता है इसमें से 60% को रिलेटेड टू द फूड आइटम। देखिए अगर आपने ये देख लिया ना स्पेंड क्या है, स्पेंड का मतलब है कि आपने उसके ऊपर खर्चा किया है। खर्चा किया तो मुराद ये कि आपके पास कास्ट आ जाएगी। क्लियरली आपको दिया हुआ है कि क्या आपने फाइंड करना है, तो जल्दबाजी आपने नहीं करनी। इसको आप मल्टीप्लाइड कर दें 0.6 के साथ, तो आपके पास इसका कास्ट आ जाएगी ना। सिंपल इसको आप मल्टीप्लाइड करना है 0.4 के साथ, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है 0.4। तो आप इसका अगर टोटल करें तो आपके पास जो है ना ये इनकी कास्ट आ जाएगी, ठीक है। इसकी और इसकी आपके पास टोटल कास्ट आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ये देखें आप, आपके पास ये कॉस्ट आ जाएगी इसकी, और ये आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट। तो अब कैफे का अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ रहा है 1.06, और हमारे पास फिक्स कॉस्ट ही 3600, ठीक है ना। तो हमारे पास देखें तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट, सॉरी इधर नीचे कर रहे हैं, 3600 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमारे पास 3402 हमारे पास आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना सोल्यूशन आ गया है हमारे पास इसका ब्रेक इवन पॉइंट का। तो इसी तरीके से हम तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे, करेंगे और सोचेंगे उस हिसाब से। तो द थिंग इज दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, उसको समझें और फिर जो है ना उसके मुताबिक एक्ट करें। सो नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो एट नाइट 9 PM हम जो है ना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसके डिस्कशन पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। सवाल अगर कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। जी।